नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो कम्प्लीटली बेस्ड है स्फीयर पे, मतलब गोले पे। तो गोला की बात करें अपन डिटेल में, गोले के बारे में बात करेंगे इस क्लास में हम आपके सामने। अर्ध गोले के बारे में बात करेंगे अपन, और गोले खोस मतलब कोखले गोले के बारे में बात करेंगे। इन तीनों के बारे में कंप्लीटली बात करने के बाद इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन की संभावना बनती है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं गोले में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों। काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी रोचक होने वाला है। तो बात कर रहे हैं मैं आपके सामने गोले की, इसे बोलते हैं अपने स्फीयर। एक बात कान खोल के सुन लेना, एग्जाम के अंदर देखो गोला बोले और स्फीयर बोले, इनमें से कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या अगर गोला भी बोल दे तब भी ठीक है, स्फीयर बोल दे तब भी ठीक है। अगर वो ठोस गोला बोले तो देखो ठोस गोले को ठोस गोला बोलेगा नहीं, ये बात गांठ बांध लेना। ठोस गोला जो होगा उसको ठोस गोले को ठोस गोला बोलेगा नहीं, तो ठोस गोला को गोला ही बोलेगा। अगर सिर्फ गोला भी लिखा आ जाए ना तभी कंफ्यूज मत होना भैया। ठोस गोले को अर्ध गोले को तो फिर भी अर्ध गोला बोलेगा वो, है ना। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉसिबल इसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्ध गोले को तो फिर भी अर्ध गोला बोलेगा, लेकिन एक बार बता दें आपको का ठोस गोले को ठोस गोला कई बार कम बोलता है, गोला ही बोलता है सिर्फ, उसको ठोस गोला मान लेना आपको। अर्ध गोला होगा तो अर्ध गोला जरूर बोलेगा, और खोखला गोला होगा तो गोलिया को से खोखला गोला जरूर बोलेगा। तो याद रखिएगा, ठोस गोला बोले या गोला बोले बात एक ही। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बातों से क्वेश्चन आते हैं, उनको डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ जो सबसे ज़्यादा काम आती है वह है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सबसे ज़्यादा काम आता है अभी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले जो यूज़ करने है, सबसे पहले जो काम आ रहा है वह है आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं पर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये गोला बन रहा है बोर्ड पे, ये इसका केंद्र ले लिया अपन, ओ इसका केंद्र है, और ये गोला है आपके सामने। और अगर गोले की बात करें तो चारों दिशाओं से वर्ताकार दिखता है। अगर आप नोटिस करोगे तो इधर से भी वर्ताकार है, अगर आप देखोगे तो ऊपर से भी वर्ताकार अगर आप देखो तो, इधर से वर्ताकार अगर आप देखोगे तो, और इधर से वर्ताकार अगर आप देखोगे तो, मतलब अगर चारों तरफ से देखेंगे ना तो वर्ताकार ही नजर आएगा आपको। ठोस गोला होता है, कोरक की बॉल ले सकती हो आप लेदर की बॉल ले सकते हैं, या फिर फेंकने का जो गोला होता है निम्बर, वो गोला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चारों दिशाओं से जब आप देखेंगे चारों तरफ से गोलाकार ही दिखाई देगा आपको। तो आप जानते हैं एक वर्त का क्षेत्रफल का ध्यान रखने का तरीका ही, इससे काफ़ी जल्दी ध्यान रह जाता है, याद नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़। ये चारों दिशाओं से वर्ताकार ही दिखता है। और आप जानते हैं एक वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये चारों तरफ से वर्ताकार दिखता है। तो आप कह सकते हैं ना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बना दिया अपन ने, 4 पाई आर स्क्वायर। ये चारों दिशाओं से पाई आर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो फिर 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका हमारी भाषा में 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ठोस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया ये आपके सामने। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने काम आने वाली है वह है गोले का आयतन। दो चीज़ें काम आती भी हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, या डायरेक्टली पॉसिबल कर सकते हो आप। आपको जो याद करने की जरूरत थी वह था आपके सामने आयतन। तो आयतन क्या होता है वो जरूर याद करना पड़ेगा आपको। आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बोर्ड पर दे रखा है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चारों दिशाओं से पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा आपको। और आयतन की बात करें हम आपके सामने तो कर सकते हैं, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ठोस गोले में होती है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है और तीनों के अलावा कुछ भी नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? दो गोलों के आयतनों में तुलना। अपन कह सकते हैं आपके सामने दो गोलों के आयतनों में तुलना। तो दो गोलों के आयतनों में तुलना कर सकते हैं। अब तुलना का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी आकृति अपन ने पढ़ी सब में तुलना करी अपन ने। तो दो गोलों के आयतनों में तुलना। तुलना करने के लिए क्या करते हैं, पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले के आयतन का भाग लगा देते हैं। पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले के आयतन क्या लगा देते हैं, तब भाग। ये पहले गोले का आयतन है मान लो पाई r1 क्यूब, और ये दूसरे गोले का आयतन है 4/3 पाई r2 क्यूब। पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले के आयतन का भाग लगा दो, ठीक है।
तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, आयतनों अनुपात जो होगा आपका, यह होगा आयतनों अनुपात, और ये त्रिज्याओं के घनों में अनुपात होगा, त्रिज्याओं के घनों में अनुपात। बताओ कितनी अज्ञात राशियाँ नजर आ रही है अगर आप नोटिस करोगे तो कंप्लीटली अगर आप देख पाएंगे तो 2 अज्ञात अनुपात है इसमें, एक तो आयतनम अनुपात है और एक त्रिज्याम अनुपात। तो कंप्लीटली 2 अज्ञात अनुपात आपको नजर आ रहे हैं, एक तो आयतनम अनुपात है और एक त्रिज्याम अनुपात है। इनमें से कोई सा भी एक अनुपात दे दे तो दूसरा अनुपात पूछा जा सकता है भैया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों बता देता हूँ मैं आपको। देखो, त्रिज्याम अनुपात देकर आयतनम अनुपात पूछना पहला क्वेश्चन, आयतनम अनुपात देकर त्रिज्याम अनुपात पूछना दूसरा क्वेश्चन, और आयतनम अनुपात देकर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात पूछना, ये भी कई बार हुआ है। तो 3 तरह की सोच पेपर वाले ने यहाँ पर रखी है, और तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज पेपर वाले ने रखी है, और तीनों तरह की मैंने आपके सामने बताई। ये था कंप्लीटली आपका जो अपन ने बात करी आपके सामने, आपका ठोस गोला कह सकते हो या फिर गोला भी कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था अपन ने गोले के बारे में समझाया आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें काम आती है आपकी, वह है अर्धगोला। हाँ, ये दूसरी आकृति क्या आपकी अर्धगोला, तो अर्धगोले के बारे में समझते हैं। तो सेकंड आकृति जो आपके सामने निकल के आ रही है, इसे बोलते हैं अपन अर्धगोला, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो अर्धगोला के बारे में बात करेंगे अपन। तो अर्धगोला ये रहा, देखो अगर अर्धगोले के बारे में बात करें अपन, तो देखो अर्धगोले को पहले सबसे पहले जो चीज़ काम आएगी वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का भी संपूर्ण पृष्ठफल जैसा अर्धगोला होता है भैया, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका भी संपूर्ण पृष्ठफल निकालेंगे, और निकालने का तरीका आपको बताएंगे, काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं आप। तो चलो देखो, इस साइड की ये जो दिशा है, इधर से वर्ताकार है और इधर से ये वर्ताकार है, इधर से भी वर्ताकार है। तो तीनों दिशाओं से वर्ताकार है। ऊपर की दिशा कट गई, कैंसिल होगी, समझ लो। तो ऊपर की दिशा कैंसिल होगी तो उधर नहीं है कुछ भी। तो 3 साइडों से अभी वर्ताकार नजर आ रहा है। तो 3 साइडों से वर्ताकार नजर आ रहा है, तो कह सकते हो आप कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 3πr², क्योंकि एक साइड से काटा है, 3 साइड से ऐसा कटा है। तो आपका होगा 3πr² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत की बात ही नहीं। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा 3πr²। और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने काम आती है वह है इसका आयतन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने काम आती है वो क्या बताओ, आयतन। आप अच्छी तरह जानते हैं गोले का जो आयतन होता है, पूरा गोला जो होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3πr³। इसमें 2 का भाग लगा दीजिए आप, तो 2 का भाग जैसे लगाओगे 2 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा आपका 2/3πr³। ये हो गया आपका अर्धगोले का आयतन। तो भैया अर्धगोले में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस करें देखना चाहो तो सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन सी 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। इनके अलावा अर्धगोले में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा था का गोले की अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने, तो इसमें कंप्लीटली 3-4 चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन ने बताया अर्धगोल हाफ स्फीयर है, जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी आपके सामने। अब इसी का तीसरा रूप जो आता है उसके बारे में बात करते हैं। पर थर्ड वाला वो क्या होता है, देखो उसमें तीसरा होता है आपका या तो गोलीय कोष कह सकते हो आप, या तो आप कह दो गोलीय कोष है, या आप गोलीय कोष कह दो, या गोलीय कोष नहीं कहो तो आप खोखला गोला भी कह सकते हैं। गोलीय कोष कह दो, और गोलीय कोष नहीं कहो तो खोखला गोला कह सकते हो, खोखला गोला, ठीक है। गोलीय कोष कहो या फिर क्या कहो बताओ, खोखला गोला, कंप्लीटली कोई दिक्कत नहीं। या तो हम गोलीय कोष कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अपन खोखला गोला। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो देखिए, तो मैंने ये कहा आपके सामने, ये ठीक है। तो ये खोखला गोला है। टेनिस की बॉल देखी होगी आपने, टेनिस की बॉल देखी होगी, ये वाला भाग जो टाइट होता है, ये चपड़ी टाइप होता है, देखो ये वाला भाग भरा होता है, समझ लीजिए। तो ये इसे बोलते हैं गोलीय कोष। अब गोलीय कोष में अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये इसका केंद्र होता है और 2 गोले होते हैं यहाँ पर। तो दोनों के बारे में बात कर रहे थे। अंदर वाला जो गोला है ये भरा हुआ नहीं है, इसकी त्रिज्या r1 मान लो। बाहर वाला जो गोला है ये भरा हुआ है, आगे से भरा हुआ है, यहाँ से खाली। तो आप कह सकते हैं इसकी त्रिज्या आपकी r1 हो जाएगी और इसकी त्रिज्या आपकी r2 हो जाएगी। तो सबसे पहले जो निकालने वाली चीज़ है यहाँ पर, बस इसका संपूर्ण क्षेत्रफल तो काम नहीं आता, लेकिन आयतन काम आता। तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अगर गोलीय कोष या खोखले गोले की बात करें तो एक ही चीज़ काम आती है, वह आयतन। क्या काम आता है बताओ, आयतन काम आता है।
अब आयतन क्या है देखो उसके बारे में बात कर ले। आप जानते हैं बाहर वाले गोले के आयतन में से अगर अंदर वाला खाली गोले का आयतन बता दो तो ये भाग आ जाएगा, ये वाला भाग, और ये वाला भाग तो गोले को कहलाता है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। तो बाहर वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा दो तो 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब ये हो जाएगा। अब 4/3 पाई तो दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हो जाएगा r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ये तो हो गया आपका आयतन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ठीक है, ये हो गया आपका गोले कोस या खोखला गोला। अब आते हैं चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो इसमें काम आती है आपको, उसके बाद फिर क्वेश्चन आएंगे। समतल परिच्छेद की त्रिज्या। देखो अर्धगोले को तो बीच में से काटते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम बीच में से नहीं काटते हैं तब क्या होता है। तो अपन बात करेंगे समतल परिच्छेद की त्रिज्या। समतल परिच्छेद की त्रिज्या, तो चलो बात कर लेते हैं अपन समतल परिच्छेद की त्रिज्या की। तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, किस प्रकार से निकाली जाती है, उसके बारे में बात करते थे। तो मान लीजिए ये वाला भाग है और यहाँ से मैं नीचे से काट रहा हूँ, थोड़ा नीचे से काटने का तरीका देखिए आप, ये मान लेते हैं और नीचे वाले भाग को डैश्ड मानता हूँ। ये यहाँ से काट रहे हैं, ये भाग दिखेगा नहीं, ये वाला, ये इसका केंद्र मान लेते हैं। ये काटने का तरीका है, ठीक है। और ये ओवर्थ का केंद्र है, आप मतलब स्फीयर का केंद्र है, गोला जो इसका केंद्र है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको देखो, ये तो त्रिज्या दिखाई दे रही है आपको, ये त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये ऊंचाई है, और ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसको देखो, आप इसको देखना एक कमाल की बात है, इसको डबल लाइन करूँगा। यही है समतल परिच्छेद की त्रिज्या, इसे बोलते हैं बट समतल परिच्छेद की त्रिज्या, ठीक है। तो जब बीच में से काटते थे त्रिज्या बनती है ना, ये तो h हो गया आपका, ये r हो गया, और ये जो बन के सामने आ रही है ना, इसी को बोलते हैं समतल परिच्छेद की त्रिज्या। नीचे अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो इसको पाइथागोरस प्रमेय सोल्व करो, कर्ण का स्क्वायर कैसे सोल्व कर दोगे आप, अरे समतल परिच्छेद की त्रिज्या को s मान लो आप, तो क्या कहोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा तो समतल परिच्छेद की जो त्रिज्या हो जाएगी आपकी वो ये हो जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि समतल परिच्छेद त्रिज्या जब भी निकालनी हो, इन दोनों का वर्गमूल का अंतर करके, स्क्वायर का अंतर करके वर्गमूल कर देना, इसे बोलते हैं समतल परिच्छेद की त्रिज्या। तो गोले की अगर हम चर्चा करें और गोले आकृति की हम चर्चा करें, तो गोले में कम्प्लीटली अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये पॉसिबिलिटीज आपके सामने देखने को मिलेगी। ये 4 तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ठोस गोले से बन जाएगा, अर्ध गोले से क्वेश्चन बन जाएगा, गोले को से खोखले गोले से क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर समतल परिच्छेद की त्रिज्या से क्वेश्चन बन जाएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया एनालिसिस, कहाँ से एग्जाम में गोले में क्वेश्चन बने हैं और कहाँ से बनने की संभावना है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे, तो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद स्पेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और गोला 100% कंप्लीट कर पाओगे। ये 16 साल का अनुभव भी इस फील्ड में, ऐसे नहीं बता रहे मजाक में, हवा हम बात नहीं कर रहे यूट्यूब पर पढ़ाने लोगों की तरह। आपने नोटिस किया होगा कि इतनी देर से अपन क्लास पढ़ा रहे हैं आपके सामने, कोई बीच में फालतू बातें नहीं करी है, आपका टाइम बिल्कुल भी अपन ने ख़राब नहीं किया है। आप अच्छी तरह जानते हो कि बहुत सारे लोग फालतू बातें करके जो चीज़ 20 मिनट में हो सकती है उसको 1.5 घंटे 2 घंटे लगा देते हैं। कारण क्या है कि उनको टाइम निकालना है, यूट्यूब पे टाइम बढ़ाना है, पहुँच और बढ़ाना है। तो वो काम हम नहीं कर रहे हैं भैया। आपको बच्चे के पास जो बैटर पहुँचे वो काफ़ी सटीक और काफ़ी मज़ेदार पहुँचना चाहिए, आपको भी देखने में मज़ा आए, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम नहीं है भी, आप काफ़ी कम टाइम होता है, डाटा भी लिमिटेड, टाइम लिमिटेड, तो फिर मेहनत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं आप। अब आइए आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पर देखिए, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से अपन चाहे तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या निकाल सकते हैं एस, या कुछ और मान ले समतल परिच्छेद की त्रिज्या, यह होगा समतल परिच्छेद की त्रिज्या। अरे ये बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आपका आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आर दे रखा है आपको 10, एच दे रखा है आपको 8, और आपसे पूछी समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं, कर ही सकते हैं आप, पहला सवाल है अपना। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे, अब आर की वैल्यू 10 रख दो, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर।
तो आप अच्छी तरह जानते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, घटाओगे तो हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल जो होगा 6। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो समतल परिच्छेद की जो त्रिज्या आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो पहला क्वेश्चन छोटे पॉइंट से लिया, एक ही क्वेश्चन बनता है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन बता दिया आपके सामने समतल परिच्छेद की त्रिज्या वाला, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी ईजीली अप्रोच होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन टॉस गोले से क्वेश्चन जो बनते हैं। टॉस गोले से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दो गोलों के आयतनों में 64:125 का अनुपात, दो गोलों के आयतनों में 64:125 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। 64:125 का अनुपात है तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताओ घनमूल निकाल दे इधर, 64 घनमूल कितना हो गया 4 और 125 घनमूल कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बताओ आपका R1/R2। तो त्रिज्याओं में जो अनुपात हो गया आपका वो हो गया आपका 4:5, R1/R2 त्रिज्याओं में अनुपात होगा आपका 4:5। तो मान लीजिए पेपर वाले के जम गई, अगर त्रिज्याओं में अनुपात पूछा तो ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपली बात है। लेकिन अगर पेपर वाले के जम के उसने त्रिज्याओं में अनुपात नहीं पूछना है, ऐसे पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए, तो फिर क्या करना है आपको, देखो तो फिर आपको दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है, ऐसे 4π से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला संपूर्ण क्षेत्रफल बन गया आपका, बन गया ना, देखो 4πr1², ये दूसरा बन गया 4πr2², इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इस S1/S2। तो दोनों के संपूर्ण क्षेत्रफल में अनुपात आ चुका आपका 16:25, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बता दिए भैया मैंने आपके सामने। अगर त्रिज्याओं में अनुपात पूछे 4:5 और ये देखो ये तीसरा क्वेश्चन भी होगा, और संपूर्ण क्षेत्रफल अनुपात पूछे तो 16:25। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर और 3 नंबर, एक क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चन ले चुके, तो कोई बड़ी बात नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कई बार ऐसा दिया जाता है कि गोले का आयतन दिया जाता है, वो क्या देता है गोले का आयतन, और गोले का आयतन दे रखा है आपको 88/21 14 का क्यूब घन सेंटीमीटर, ये गोले का आयतन दे रखा है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं आखिरी में, तीनों क्वेश्चन कोई सी हो सकते हैं। तो आपसे अगर यहाँ पर त्रिज्या पूछे, क्या पूछे, त्रिज्या पूछ सकता है तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, व्यास पूछे तो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, और आपसे यहाँ से संपूर्ण परिच्छेद पूछे तो 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कंप्लीटली 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो मैं तीनों क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको। सुनिए, आयतन तो जानते हैं गोले का आपको 4/3, पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा आपका R3। तो यहाँ से वैल्यूज़ रख देते हैं अपन और निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 14 क्यूब अपन ने लिखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं। अब जो कट रहा है उनको काटना शुरू कर दें। चलो 22 से कट जाएगा 4 बार, 4 से सामने 4, 7 से 3 बार और 3 से 3, तो आपके पास बच गया R³ बराबर 14 का क्यूब, ये गाते भी कट जाएगी, तो R का मान आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है भैया, अगर त्रिज्या पूछे तो। अब त्रिज्या नहीं पूछे, आपसे व्यास पूछे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। तो 14 × 2 बराबर 28 सेंटीमीटर, ये आपका व्यास हो जाएगा। और व्यास भी नहीं पूछे तो संपूर्ण पृष्ठक्षेत्रफल पूछ सकते हैं आपसे, ये होता है 4πr²। तो आप जानते हैं कि 14 त्रिज्या के लिए जो क्षेत्रफल होता है आपका 616 होता है ना, वर्त का। ये वर्त में पढ़ा चुके हैं आपको, बस गुणा करना है आपको। 24 हासिल 2 6 और 2464, ये घन सेंटीमीटर है, ये वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे कंप्लीटली इस क्वेश्चन में बताया मैंने 3 क्वेश्चन, 4, 5 और 6। तो ये हो गया आपके इस प्रकार के गोले के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको गोले को देखने को मिलते हैं, ये ठोस गोले क्वेश्चन। ठीक है, ठोस गोले के बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर लेता हूँ मैं, अर्ध गोले का क्वेश्चन। तो एक अर्ध गोले का अगर हम बात करें आपके सामने क्या दे सकता है, कुछ भी, एनीथिंग हेल्स। तो अर्ध गोले के बारे में बात करी थी अपन, और अर्ध गोले का जो पॉसिबिलिटीज़ दे रखे अपन तो 3πr² का क्षेत्रफल था, और आयतन दे रखा 2/3 πr, वो दे रखा था आपके सामने। ठीक है, अर्ध गोले के बारे में दे रखा था, तो अर्ध गोले की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो कम बनती है एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन भी जो बनते हैं वो कम बनते हैं। टाइट फॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं गोले कोस पे, मतलब खोखला गोला। तो चलो एक खोखला गोला ले रहा हूँ मैं आपके सामने, कोई सा भी। तो खोखला गोला ले लिया मैंने आपके सामने, ये वाला, ये खोखला गोला ले लिया। इसमें एक फोटो से समझ में आएगा तुम्हें क्या क्या दे रखा है।
एक तो ये बाह्य व्यास दे रखा है पूरा 6 सेंटीमीटर, पूरा व्यास दे रहा है कंप्लीटली, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बाह्य व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये जो चपड़ी दे रखी है आपको ये वाली, ये मोटाई बोलते हैं इसे, ये मोटाई दे रखी है आपको, वो दे रखी है आधा सेंटीमीटर, मोटाई आधा सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखी है, आप अच्छी तरह जानते हैं इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2, ठीक है। तो मुझे दोनों त्रिज्याएं निकालनी पहले, एक तो R1 निकालना अंदर वाले की और ये R2 निकालना, ठीक है। तो पूरा जो व्यास है आपका पूरा वाला वो तो 6 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं कि R2 का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और R1 जो हो जाएगा, अगर R1 निकालना चाहो ये वाला भाग घटा दो इसमें से, ये वाला भाग कितना आधा सेंटीमीटर, तो 3 में से आधा घटा दो तो 5/2 सेंटीमीटर। तो यूँ बोला आपके सामने, ये खोखली गेंद का आयतन ज्ञात करना है। अब बस R1 आ गया, R2 आ गया, तो खोखले गोले का आयतन निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो चलो आयतन निकालते हैं, 4/3 पाई ये R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये लो। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। ये 4/3 ऐसा कैसे, 22/7, 3 का क्यूब 27 और 5 का जो क्यूब होगा आपका 125 होगा, और 2 का क्यूब जो होगा आपका वो 8 होगा, ठीक है। चलो देखिए, 4/3 22/7, 8 ला से ले लो इसको, और 27 को 8 से गुणा कर दें। 8 7 56, हासिल 5, 2 8 16, 2 16, अब ये होगा 125। इनको घटा देंगे अपन, तो घटाओ कितना आएगा बताओ, यहाँ घटा के देख लेते हैं अपन। 1 यहाँ पर देखो 11 9 ना यहाँ घट गया, तो 91/8 आएगा, तो मैं इसको 91/8 लिख दूंगा, और आगे का तो पता है इसे आगे, है ना। तो आयतन हो जाएगा आपका 4/3 22/7 और 91/8। बस इसको कैलकुलेट करना है, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो करते हैं अपन कैलकुलेट। 4 से 2 बार, 2 से 11 बार, 1 7 7 और 3 7 21, 13 1 13, हासिल 1, 143/3, फिर 3 का पारा बोलो, 4 3 12, ठीक है। फिर बताओ 7 21, 47 से 2/3 घन सेंटीमीटर। ये खोखली गेंद का आयतन हो गया आपके साथ, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी पे, जो एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जाती है। वो क्या है, मेरे पास 3 छोटी छोटी बोले हैं, ये लो, इनके व्यास दे रखे हैं मुझे 6 8 और 10। इनसे मिलाकर मुझे एक बड़ी बॉल बनानी है, तो इसकी त्रिज्या पूछी मैंने। इन सब के व्यास दे रखे हैं, इसका व्यास दे रखा है आपको देखो 6 सेंटीमीटर, इसका व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आपसे इसकी त्रिज्या पूछी, ये R मान लो, ये पूछिए। तो देखो 2 या 2 से अधिक छोटे गोलों को मिलाकर जब एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इन तीनों के आयतन 3 या 4 या 5 जितने भी दे, इन आयतनों का जोड़ इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजी है। तो आप जानते हैं इसका जो R1 होगा आपका त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगा 3, R2 कितना हो जाएगा आपका 4, और R3 कितना हो जाएगा आपका 5। अब हम तीनों गोलों का आयतन जोड़ के इस गोले के आयतन के बराबर कर दें। तो 4/3 पाई तो कॉमन ले लो, ये देखो, तो क्या बोलोगे, R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 का क्यूब बराबर इसके आयतन के बराबर कर दे। इसका आयतन क्या हुआ, 4/3 पाई R3। तो 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा दोनों में, इसलिए कट जाएगा। आप जानते 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, अब बराबर हो जाएगा या R3। इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद 216 आ जाएगा ये, और 216 का जब आप निकालेंगे घनमूल तो 6 आ जाएगा। तो इसकी जो त्रिज्या आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। इस प्रकार से आप गोले का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में काफ़ी ईजीली कर सकते दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार कंटेंट है, काफ़ी इंटरेस्टेड मैं फिर कह रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं भारत के किसी भी कोने से, तो आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बोले, और आप 3D एग्ज़ाम में कोर्स में आयतन है आपके, तो आप इसको देख लोगे तो गोला के लिए कोई मैटर आपको कभी ज़िंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही वीडियो में आपका 100% काम हो जाएगा और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। अगर वीडियो वास्तव में पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगाओ और कंटेंट बहुत ज़ोरदार लगाओ, तो प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट है
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को इस क्लास का मदद मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।